हाय स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पैरामेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें कंटिन्यूटी के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक हम स्प्लाइन कर्व, बी स्प्लाइन कर्व वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आखिर कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जब हम किसी दो कर्व, जैसे ये हमारा कोई एक कर्व है और उसके बाद हम इसके साथ किसी दूसरे कर्व को ऐड करते हैं, तो आखिर ये कितना स्मूथली ऐड होता है, इसे ही कंटिन्यूटी कहते हैं। कितना अधिक कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो जो कंटिन्यूटी होता है बेसिकली वो दो टाइप्स का होता है, यानी कि देयर आर टू अप्रोचेज, दो ऐसे अप्रोच हैं विच डिटरमाइन द स्मूथनेस ऑफ कर्व, दैट इज कर्व कंटिन्यूटी, जो कि क्या करते हैं? कर्व के स्मूथनेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर हमारा जो कर्व है वो कितना स्मूथ है। तो फर्स्ट जो आपका है स्टूडेंट वो है पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी एंड सेकंड जो आपका है वो है ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी। अब पैरामेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल क्या है, तो ओवरऑल अगर आप समझिए तो जो पैरामेट्रिकल कंटिन्यूटी है वो क्या करता है? मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज करके ये डिटरमाइन करता है, पैरामीटर्स का यूज करके ये डिटरमाइन करता है कि जो कर्व है वो कितना कंटिन्यूअस है, वो कितना स्मूथ है। और जो ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी होता है वो शेप को डिटरमाइन करके, जो भी आपका कर्व है उसके शेप को डिटरमाइन करके ये निष्कर्ष निकालता है कि आपका जो कर्व है वो कितना स्मूथ है। स्टूडेंट आ गई बात समझ में? सो अगर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी को स्टूडेंट आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट्स आप लोग लिखिए। पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी लिख लीजिए। पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी डील्स इन, पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी डील्स इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ये क्या करता है? पैरामेट्रिक इक्वेशंस में डील करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, दैट इज एसोसिएटेड टू पीस वाइज पैरामेट्रिक पॉलिनोमियल कर्व, नोट द शेप और अपीयरेंस ऑफ द कर्व। फिर से बोल दे रहा हूं, आप लोग स्लो स्लो करके लिख सकते हैं। लिखिए, पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी डील्स इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस, यानी जो आपका पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी होता है वो क्या करता है? पैरामेट्रिक इक्वेशंस में डील करता है। दैट इज एसोसिएटेड टू पीस वाइज पैरामेट्रिक पोलिनोमियल कर्व, नोट द शेप और अपीयरेंस ऑफ द कर्व, यानी किसी भी कर्व के शेप और अपीयरेंस के आधार पर नहीं, वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस के आधार पर करता है। ना जो पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी होता है स्टूडेंट वो भी आपका डिफरेंट ऑर्डर का हो सकता है। अगर हम फर्स्ट बात करें तो जो होता है वो होता है आपका जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। अब जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी क्या है? तो अगर हम कोई दो कर्व लें, जैसे ये हमारा एक कर्व है, ठीक है, और दूसरा हमारा जो कर्व है वो हमारा ये है, मान लिया जाए, ठीक है। ये क्या है हमारा स्टूडेंट? दो कर्व। तो ये जो आपका जीरो ऑर्डर होता है ये क्या कहता है? अगर मान लिया जाए इस कर्व के लिए, इस कर्व को आप P बोल लीजिए और इस कर्व को आप अलग अलग लिखूंगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस कर्व को आप Q बोल लीजिए। नाउ इस P के लिए ये क्या हो जाएगा आपका? T इक्वस 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा T इक्वस 1। और अगर आप Q की बात करें तो Q कर्व के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इसके लिए हो जाएगा T इक्वस 0 और ये हो जाएगा इसके लिए T इक्वस 1। तो जो जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी है स्टूडेंट वो क्या बोलता है? वो कहता है कि जब जो आपका फर्स्ट कर्व है उसका एंड पॉइंट, यानी कि फर्स्ट कर्व का आपका एंड पॉइंट और सेकंड कर्व का आपका स्टार्टिंग पॉइंट जब सेम हो तो क्या होगा? ये जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी होगा। इसका मतलब आप इसे इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं? इफ P ऑफ 1, या इस प्रकार से लिख सकते हैं P ऑफ T इक्वस 1, जो भी आप लिखना चाहें, अगर ये बराबर हो Q ऑफ T इक्वस 0 के, ठीक है। यानी कि जो आपका, या यहां पे आप सीधा लिख सकते हैं P का 1 या P का जो T इक्वस 1 है वो, यानी कि अगर P की आप बात करें तो इसका एंड पॉइंट ये इक्वस हो, किसके इक्वस हो? Q के स्टार्टिंग पॉइंट के, तो ये होगा स्टूडेंट आपका जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट जो आपका होता है स्टूडेंट वो होता है फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। ओके, फर्स्ट ऑर्डर
पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। नाउ फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी क्या कहता है स्टूडेंट? इसके पहले अगर आप जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी का ही कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे ये क्या है, जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी का एग्जांपल है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये एक कर्व है और ये दूसरा कर्व है, क्या ये जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल है? क्या ये कर्व जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी को फॉलो करता है? ऑब्वियसली नॉट। व्हाई? बिकॉज अगर आप इस कर्व की बात करें, फर्स्ट कर्व की, तो इसके लिए ये क्या है, t इक्वल्स 0 और ये है t इक्वल्स 1। ये किसके लिए? p के लिए। अगर आप q की बात करें या आप कोई भी नेम दे सकते हैं, तो इसके लिए t इक्वल्स 0 ये है और t इक्वल्स 1 ये है। तो क्या फर्स्ट कर्व का एंड पॉइंट और सेकंड कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट एंड है, एक है? नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी को फॉलो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट अगर आप किसी और कर्व की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे ये हो और ये हो, क्या ये जो कर्व हमने बनाया है ये फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी को फॉलो करता है? ऑब्वियसली बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें तो ये है स्टूडेंट p कर्व के लिए t इक्वल्स 0 and this is t equals 1 and this is also t equals 0 for the curve q and this is t equals 1। so अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो कर्व p के लिए जो इसका एंड पॉइंट है और कर्व q का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों सेम है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आखिर फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी क्या होता है, इसे स्टूडेंट पहले ध्यान देना है। जो आपका जीरो ऑर्डर है इसे C0 से डिनोट किया जाता है। C0 जो फर्स्ट ऑर्डर हुआ इसे हम लोग C1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यहां पे डेरिवेशन को चेक किया जाता है। यानी अगर ध्यान देना है, ये दो कर्व है और अगर यहां पे क्या हो, इसका अगर मैं डेरिवेशन निकालूं p डैश t इक्वल्स 1, ये क्या हो स्टूडेंट? इक्वल्स हो q के डेरिवेशन के t इक्वल्स 0 के, तो हम इसे बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझिए, अगर मैं क्या करूं, इसका डेरिवेशन निकालू इस पॉइंट का p कर्व के मुताबिक, यानी कि p डैश t इक्वल्स 1 इसका मैंने डेरिवेशन निकाला, ये क्या हो, इसके बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि ये जो कर्व है हमारा वो फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ जो नेक्स्ट होता है स्टूडेंट वो होता है आपका सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर यहां नहीं होगा तो मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, जिसे हम लोग C2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी C2 से डिनोट करते हैं। इसका भी जस्ट सेम है। इसमें क्या है कि अगर मैं डबल डेरिवेशन निकालूं, यानी कि p डबल डैश t इक्वल्स 1 और ये क्या हो, इक्वल्स हो किसके, q का जब मैं डबल डेरिवेशन निकालूं q डबल डैश t इक्वल्स 0, यानी कि ध्यान देना है आपको, फर्स्ट जो आपका कर्व है, फर्स्ट कर्व का एंड पॉइंट का डेरिवेशन, फर्स्ट कर्व के लिए क्या है, t इक्वल्स 1, फर्स्ट कर्व का एंड पॉइंट का डेरिवेशन इक्वल्स हो फर्स्ट, फिर से मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, फर्स्ट कर्व जो है आपका, ये क्या है, p आपका फर्स्ट कर्व है, फर्स्ट कर्व के एंड पॉइंट का t इक्वल्स 1 एंड पॉइंट का डबल डेरिवेशन इक्वल्स है, किसके इक्वल्स है भाई, तो जो मेरा सेकंड कर्व q है उसके फर्स्ट पॉइंट। फिर से समझिए बात को, ये मेरा है कर्व 1 और ये मेरा है कर्व 2, तो कर्व 1 के लिए ये हो गया एंड पॉइंट और कर्व 2 के लिए ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोनों का जो डबल डेरिवेशन हो स्टूडेंट, वो जब इक्वल्स हो तो हम बोलेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका आता है ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी। तो अगर ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी को स्टूडेंट एक लाइन में बोलना रहे तो आप ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी को क्या बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी रेफर्स टू द वे दैट अ कर्व और सरफेस लुक्स, मतलब कि किस तरह का कोई अगर कर्व है उसका जो सरफेस है वो किस तरह का लुक करता है, यानी ये क्या करता है, इसके सरफेस पे, इसके शेप पे डिटरमाइन करता है कि ये कितना कंटिन्यूटी है, ये कितना स्मूथ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें भी आपका ठीक उसी तरह का जीरो ऑर्डर
और फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर होता है आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बात करें अगर हम ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी की, तो वहां यहाँ भी आपका 3 ऑर्डर होता है, दैट इज फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप बात करें यहाँ पे जीरो ऑर्डर, अगर आप बात करें जीरो ऑर्डर ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी की, तो ये जस्ट सेम है एज जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। यानी कि अगर आपका कोई दो कर्व है, अगर आपका कोई ये फर्स्ट कर्व है और ये आपका सेकंड कर्व है, तो फर्स्ट कर्व का एंड पॉइंट और सेकंड कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक होना चाहिए। Yes, ये आपका सेम इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज क्या, तो मैं यहाँ पे पहले एक अच्छा से कर्व बना देता हूँ ताकि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तीनों को मैं इसमें समझा सकूं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए एक कर्व बना लेते हैं। ये है आपका फर्स्ट कर्व और ये है आपका सेकंड कर्व। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ चलिए, तो जो आपका फर्स्ट कर्व है स्टूडेंट, ये मान लीजिए P है और ये क्या है Q। ठीक, अब अगर मैं इससे लिखता तो ज्यादा समझ में आता। P के लिए ये क्या है, T इक्वल्स 0 है और ये क्या है T इक्वल्स 1। अगर वही मैं Q की बात करूं तो इस Q कर्व के लिए ये पॉइंट क्या है, T इक्वल्स 0 है और ये क्या है T इक्वल्स, ये अगर नहीं दिख रहा है तो इसे मैं छोटा कर देता हूं, ये क्या है T इक्वल्स 1। यहां तक दिख रहा है? हाँ आप लोगों को दिख रहा है। चलिए, तो जीरो ऑर्डर में स्टूडेंट आपका सेम हो जाएगा, दैट इज क्या कि अगर मैं कर्व P की बात करूं तो कर्व P के लिए जो T इक्वल्स 1 है, जो T इक्वल्स 1 है, ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इक्वल्स होना चाहिए किसके, कर्व Q के स्टार्टिंग पॉइंट पे, दैट इज कर्व Q का T इक्वल्स 0। ये दोनों क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी इक्वल्स होना चाहिए। बात करें अगर आप फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी की, तो फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी बेसिकली क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर कोई आपका दो कर्व है तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए टेंजेंट का। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये इसका क्या है, एंड पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर यानी कि जो आपका फर्स्ट कर्व, ध्यान देना है, जो आपका फर्स्ट कर्व है इसका एंड पॉइंट, फर्स्ट कर्व की अगर हम बात करें, ब्लैक से मैं ड्रॉ करता हूं तो आपको फर्स्ट कर्व का ये एंड पॉइंट है ना, फर्स्ट कर्व आपका P है और P का ये एंड पॉइंट है। इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, जो कि डायरेक्शन बताता है। तो ये कुछ ऐसे है, इस डायरेक्शन में। और अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकंड कर्व है उसके स्टार्टिंग पॉइंट के टेंजेंट की बात करें तो ये भी कुछ क्या है, इसी डायरेक्शन में। यानी दोनों क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी आप अगर इसे बोले टर्म्स में, शब्दों में, तो जो फर्स्ट कर्व है उसका जो आपका क्या है, एंड पॉइंट, उसका एंड पॉइंट है, और जो सेकंड कर्व है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दोनों का टेंजेंट क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर आप जो ये फर्स्ट कर्व है इसके इस पॉइंट को मान ले A और जो सेकंड कर्व है उसके इस पॉइंट को मान ले B, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, जो और ये क्या हो जाएगा आपका A। एक पॉइंट को अगर मैं डिनोट करूं तो मान लीजिए ये है आपका XP। ठीक है, ये है आपका XP, YP और ZP, और B आपका क्या हो जाएगा, B आपका हो जाएगा XQ, YQ और ZQ। कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कि आपका जो A डैश 1 होगा, यानी कि A डैश का ये जो T इक्वल्स 1 है, ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा स्टूडेंट, ये प्रोपोर्शनल होगा, ये K, कोई भी टर्म्स हो सकता है ना, प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, इक्वल्स की बात नहीं करते। K यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। प्रोपोर्शनल होगा किसके, B जो आपका है उसके 0, है ना। फिर से बात को समझिए, इसका मतलब क्या हुआ आखिर इस इक्वेशन का मतलब कि मेरे पास दो कर्व्स हैं, ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा फर्स्ट कर्व है उसका जो एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, इसको मैंने A मान लिया, और जो दूसरा कर्व है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है इसको मैंने B मान लिया। तो A और B दोनों का टेंजेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी है।
यानी कि ए डैश जिसे हमने माना है अपना फर्स्ट कर्व का एंड पॉइंट, तो उसका जो फर्स्ट वैल्यू है ए डैश 1 यानी t इक्वल्स जो 1, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कैसे हमने प्रोपोर्शनल दिखाया, k दे दिया, यानी k कोई भी कांस्टेंट है, या तो ये आधा गुना हो सकता है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1.2 गुना, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जब हमें प्रोपोर्शनल चाहिए, इक्वल्स नहीं चाहिए, तो ये प्रोपोर्शनल हो किसके, b डैश 0 के। b डैश 0 क्या है, b सेकंड कर्व का t इक्वल्स 0 स्टार्टिंग पॉइंट। आई होप आप लोग समझ गए कि फर्स्ट कर्व का एंड पॉइंट और जो सेकंड कर्व है बी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0, दोनों क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आगे बात समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी की। सो सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये कहता है कि अगर फर्स्ट कर्व जो है आप, ठीक है, ये कहता है कि फर्स्ट कर्व का अगर जो एंड पॉइंट, फर्स्ट कर्व का जो एंड पॉइंट क्या है बताइए, ये है। अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव्स निकालूं तो ये क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए फर्स्ट जो आपका सेकंड कर्व है उसका फर्स्ट पॉइंट। फिर से मैं बोल रहा हूं, बातों को ध्यान से समझिए, फिर से सुनिए। सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी ये कहता है कि जो आपका फर्स्ट कर्व है उसका एंड पॉइंट, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ साथ में। फर्स्ट कर्व मेरा क्या है, बोलिए, फर्स्ट कर्व है आपका P। P का जो आपका एंड पॉइंट, P का एंड पॉइंट क्या है भैया, तो P का एंड पॉइंट है 1, या T इक्वल्स 1 भी लिख सकते हैं। इसका डबल डेरिवेटिव्स, इसका डबल डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल्स यहाँ के लगा देंगे, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। चलिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए जो मेरा सेकंड अथी है, क्या है, जो मेरा सेकंड कर्व है, चलिए ये मेरा सेकंड कर्व है, उसका फर्स्ट पॉइंट है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, t इक्वल्स 0। आगे बात समझ में, ये हमने लाइन क्या लिखा है, आपको दिख रहा है ये लाइन लिखा हुआ, हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि जो मेरा फर्स्ट कर्व है दैट इज p, उसका जो मेरा एंड पॉइंट, उसका जो मेरा एंड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। हमने k लगा दिया यहाँ पे, इसके जो मेरा सेकंड कर्व है उसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये था आपका स्टूडेंट पैरामेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी। आई होप आपको समझ में आ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्लाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसे आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में नोट कर लीजिए।